नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब सीधा आर पार चीन और अमेरिका के बीच में चीन ने कर दी बड़ी गलती। अमेरिका पर हुआ साइबर अटैक, जिसके बाद अमेरिका में अब इमरजेंसी हो चुकी है लागू और जांच में जुट गई है FBI, जिसके बाद किसी भी वक्त बड़ा ऐलान कर सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन के षड्यंत्र का हुआ पर्दाफाश, जैविक हथियार के रूप में कोरोना, तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा, यूएस के हाथ लगे चीन के खिलाफ दस्तावेज। जी हां दोस्तों, यूएस के हाथ चीन के खिलाफ दस्तावेज लग गए हैं, सबूत लग गए हैं। अब अमेरिका के हाथ में चीन की गर्दन है और इसी बीच अमेरिका पर साइबर अटैक हो गया है, जिसके बाद अमेरिका में इमरजेंसी लागू है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या जंग की तैयारी कर रहा है ड्रैगन। अरब सागर में चीन और रूस का बड़ा हथियारों का जखीरा हुआ है बरामद, जिसके बाद भारत की सरकार भी अपनी रणनीति बनाने में लगी है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अमेरिका में बड़े साइबर हमले के बाद लगी इमरजेंसी, एक्शन में जांच एजेंसी FBI। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सरकार ने देश की सबसे बड़ी ईंधन कंपनी कॉलोनियल पाइपलाइन पर हुए साइबर हमले के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब यहां से ईंधन की सप्लाई पाइपलाइन के बजाय सड़क के रास्ते से होगी। मामले में जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रविवार को ट्विटर पर बताया है कि उसे कॉलोनियल पाइपलाइन के नेटवर्क में आई दिक्कतों के बारे में पता है। एजेंसी ने बताया कि उसे शुक्रवार को ही इस बारे में पता चल गया था और उसके एजेंट कंपनी और सरकारी सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं। कॉलोनियल पाइपलाइन से हर दिन 25 लाख बैरल तेल जाता है। ये कंपनी पूरे ईस्ट कोस्ट में डीजल और गैस जैसे ईंधन की आपूर्ति करती है। पाइपलाइन पर शुक्रवार को साइबर हमला हुआ था और तभी से इसकी मरम्मत हो रही है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों को कहना है कि इसके कारण सोमवार से ईंधन की कीमतों में 2 से 3% तक का इजाफा होगा, लेकिन अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो असर बड़े स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। किसने किया है रैंसमवेयर हमला? डार्कसाइड नामक साइबर अपराधियों के एक गिरोह ने किया है। उन्होंने गुरुवार को इसके नेटवर्क में सेंध लगाई थी और फिर कम से कम 100 GB डाटा को अपने कब्जे में ले लिया। फिर इन हैकर्स ने कुछ कंप्यूटर और सर्वर के डाटा को भी लॉक कर दिया और उसी दिन फिरौती की मांग करने लगे। उन्होंने पैसे न दिए जाने पर डाटा को इंटरनेट पर लीक करने जैसी धमकी तक दे डाली। कंपनी ने क्या कहा? वहीं कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी का कहना है कि वह अपनी सेवाओं की बहाली के लिए पुलिस, साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञों और ऊर्जा विभाग के साथ संपर्क में है। कंपनी का कहना है कि उसकी मुख्य पाइपलाइन का काम इस समय ठप्प है और बस कुछ छोटी लाइनें ही काम कर रही हैं जो टर्मिनल से डिलीवरी पॉइंट तक जाने का काम करती हैं। कंपनी ने कहा कि उसने हमला होने के तुरंत बाद ही अपने सिस्टम की कुछ लाइनों को काट दिया था। अब तेल और गैस जैसे ईंधन को न्यूयॉर्क तक टैंकर के माध्यम से भेजा जाएगा, लेकिन पाइपलाइन के मुकाबले इनकी क्षमता कम होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। जैविक हथियार के रूप में कोरोना, तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा, यूएस के हाथ लगे चीन के दस्तावेज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस पर चीन के दावों को स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं है। हर और एक सवाल है कि जिस चीन में कोरोना वायरस पैदा हुआ है वो देश इसके असर से इतना सुरक्षित कैसे रहा? कैसे चीन में 6 से 8 महीने में जिंदगी पटरी पर आ गई, जबकि भारत समेत दुनिया के कई देश 2 साल से इस बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। अब एक नई रिपोर्ट के खुलासे से कोरोना वायरस को लेकर चीन के इरादों पर शक और भी गहरा जाता है। ये रिपोर्ट 2015 के घटनाक्रम से जुड़ी है, जब दुनिया में कोरोना वायरस के घातक प्रभाव से लोग अनजान थे, लेकिन चीन उसी समय कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में जांच कर रहा था। यही नहीं, आशंका है कि चीनी सैन्य वैज्ञानिकों ने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़े जाने की भविष्यवाणी की थी। अमेरिकी विदेश विभाग को प्राप्त हुए खुफिया दस्तावेजों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। ब्रिटेन के द सन न्यूज़पेपर ने ऑस्ट्रेलिया के समाचार पत्र द ऑस्ट्रेलियन के हवाले से कहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग को हाथ लगे इस बॉम्बशेल यानी कि विस्फोटक जानकारी के अनुसार चीनी सेना PLA के कमांडर के ये कुटिल पूर्वानुमान लगा रहे थे। अमेरिकी अधिकारी को मिले ये कथित दस्तावेज साल 2015 में सैन्य वैज्ञानिकों और चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए थे, जो कि खुद कोविड-19 के बारे में जांच कर रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों ने सार्स कोरोना वायरस की चर्चा जेनेटिक हथियार के नए युग के तौर पर की है। कोविड इसका एक उदाहरण है। PLA के दस्तावेजों में इस बात की चर्चा है कि एक जैविक हमले से शत्रु की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता है। PLA के इस दस्तावेज में अमेरिकी वायुसेना के कर्नल माइकल जे के अध्ययन का भी जिक्र है, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तृतीय विश्व युद्ध जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2003 में जिस सार्स का चीन पर अटैक हुआ था वो हो सकता है कि एक जैविक हथियार हो जिसे आतंकियों ने तैयार किया है।
इन कथित दस्तावेजों में इस बात का उल्लेख है कि इस वायरस को कृत्रिम रूप से बदला जा सकता है और इसे मानवों में बीमारी पैदा करने वाले वायरस में बदला जा सकता है। इसके बाद इसका इस्तेमाल एक ऐसे हथियार के रूप में किया जा सकता है जिसे दुनिया ने पहली बार कभी नहीं देखा है। इस दस्तावेज में चीन के टॉप स्वास्थ्य अधिकारियों का लेख है। बता दें कि कोविड-19 के पहले केस का पता साल 2019 में चला था। इसके बाद इस बीमारी ने वैश्विक महामारी की शक्ल ले ली है। इस खुलासे के बाद ऑस्ट्रेलियाई राजनेता जेम्स पैटरसन ने कहा कि इन दस्तावेजों ने कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में चीन की पारदर्शिता को लेकर संदेह और चिंता पैदा कर दी है। हालांकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस लेख को प्रकाशित करने के लिए द ऑस्ट्रेलियन की आलोचना की है और इसे चीन की छवि खराब करने की मुहिम बताया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या जंग की तैयारी में है ड्रैगन? अरब सागर में चीन और रूस का बड़ा हथियारों का जखीरा बरामद। जी हां दोस्तों, अमेरिकी नौसेना ने रविवार को घोषणा करते हुए बताया है कि उसने अरब सागर में एक जहाज से हजारों हथियार बरामद किए हैं। इनमें मशीन गन से लेकर स्नाइपर तक शामिल है जिन्हें छिपा कर रखा गया था। ऐसा माना जा रहा है कि इन हथियारों को यमन भेजा जा रहा है ताकि वहां के हूती विद्रोहियों को मदद दी जा सके। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस को बताया कि नौसेना की शुरुआती में जांच में पता चला है कि ये जहाज ईरान से आया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हथियारबंदी करने के बावजूद हूती विद्रोहियों का साथ देने की कोशिश की गई है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि इससे पहले तेहरान विद्रोहियों को हथियार देने वाली बात खारिज कर चुका है। यमन में लंबे समय से जारी युद्ध के बीच इससे पहले भी कई बार हथियार बरामद किए गए हैं। अमेरिका और अन्य कई देश यमन युद्ध की समाप्ति चाहते हैं, जिसके चलते इस देश में सबसे बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। लेकिन अब इन हथियारों के मिलने से ऐसा लगता है कि युद्ध अभी लंबे समय खत्म नहीं होगा। प्लास्टिक से छिपाने की कोशिश की गई। अमेरिका के गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस मॉनिटरी ने हथियार के एक ऐसे जहाज से बरामद किए हैं जो मध्य पूर्व में काफी पुराने समय से इस्तेमाल हो रहा है। ओमान और पाकिस्तान से दूर अरब सागर के उत्तरी इलाकों में गुरुवार से शुरू हुए एक ऑपरेशन में इन्हें बरामद किया गया। जहाज पर नाविक भी पाए गए हैं। वहीं हथियारों में ज्यादातर को हरे रंग की प्लास्टिक से ढककर रखा गया था। प्लास्टिक हटाकर देखा गया तो हथियार पाए गए। इनमें चीन की 3056 असॉल्ट राइफल, क्लाशनिकोव वेरिएंट, सोवियत संघ द्वारा विकसित हथियार, हजारों भारी मशीन गन, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनर लॉन्चर, स्नाइपर राइफल और रूस में बने दर्जनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल शामिल हैं। हालांकि नौसेना को साफ तौर पर नहीं पता हथियार आखिर आए कहां से थे, न ये पता है कि कहां जा रहे थे। लेकिन अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बताया कि ये हुतियों की मदद के लिए भेजे जा रहे थे। जहाज की क्रू और उस पर मिले सामान से पता चलता है कि ये ईरान से आया था। ऐसी बरामदगी 2016 में शुरू हुई थी और अब भी की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की चालाकी, भूटान की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की फिराक में ड्रैगन बसा रहा गांव और सैन्य अड्डे। जी हां दोस्तों, दुनिया भर के देश जहां चीन से निकलकर तबाही मचाने वाले वायरस से निपटने में लगे हैं, तो वहीं अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंजाम देने में जुटा है। ड्रैगन साल 2015 से भूटान की एक सुदूर घाटी में सड़कों का विशाल नेटवर्क, इमारतों और सैन्य चौकियां का निर्माण कर रहा है। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर और ऐतिहासिक रूप से भूटानी माने जाने वाले क्षेत्र में अपने नागरिकों और सुरक्षा बलों को बसाने के साथ ही सैन्य उपकरण भी तैनात कर रहा है। चीन अपने इस निर्माण कार्य के दम पर भूटान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। चीन ने 2015 में ऐलान किया था कि वह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के दक्षिण में ग्यालफुक गांव बसा रहा है, लेकिन यह गांव भूटान में पड़ता है। माना जा रहा है कि भूटान में निर्माण कार्य चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा तिब्बती सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूती करने के लिए एक प्रमुख अभियान का हिस्सा है। फॉरेन पॉलिसी में छपी रॉबर्ट बॉर्नेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2015 में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के दक्षिण में जेलुओबो नाम का एक नया गांव बसाने की घोषणा की थी। हालांकि तिब्बत में ग्यालफुक नाम से पहचाना जाने वाला यह गांव भूटान की सीमा में पड़ता है। ऐसे में चीनी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया है। उनकी यह कोशिश हिमालय क्षेत्र में भारत समेत अन्य देशों के हितों को कमतर करने के वर्षों से जारी अभियान का हिस्सा है। बॉर्नेट के अनुसार ग्यालफुक पर दावा जताकर चीन भूटान सरकार पर क्षेत्र को उसके हवाले करने का दबाव बना रहा है। इसका मकसद भारत से जारी संघर्ष में सैन्य लाभ हासिल करना है। यानी चीन को असल में यह इलाका चाहिए नहीं, लेकिन सिर्फ भारत पर दबाव बनाने के लिए वह इस पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्यालफुक में निर्माण चीन और भूटान के बीच हुई स्थापना संधि का सीधा उल्लंघन है। बीजिंग भूटान के कई अन्य सीमाई इलाकों में भी सैन्य दखल बढ़ा रहा है, जिसका हिमालयी देश ने कड़ा विरोध किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नारदा स्टिंग टेप मामला। बंगाल के राज्यपाल ने तृणमूल के शीर्ष नेताओं पर दी केस चलाने की मंजूरी, 2 आज बनेंगे मंत्री। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो
ब्यूरो के एक अनुरोध पर फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मिश्रा और सोवन चटर्जी के खिलाफ मामला चलाने की मंजूरी दे दी है। ये सभी उस समय मंत्री थे जब कथित नारदा स्टिंग टेप मामला सामने आया था। यह जानकारी राजभवन के एक अधिकारी ने रविवार को दी। विशेष कार्य अधिकारी राजभवन द्वारा जारी बयान में कहा गया है, माननीय राज्यपाल कानून के संदर्भ में मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 164 के संदर्भ में ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति प्राधिकारी हैं। ये चारों 2014 में तब ममता बनर्जी कैबिनेट में मंत्री थे जब टेप कथित तौर पर बनाए गए थे। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में हरजी और मित्रा तृणमूल कांग्रेस के फिर से विधायक चुने गए हैं, जबकि भाजपा में शामिल होने के लिए टीएमसी छोड़ चुके चटर्जी ने दोनों पार्टियों के साथ संबंध तोड़ लिए हैं। बयान में कहा गया है कि 4 नेताओं के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी धनखड़ द्वारा तब दी गई जब सीबीआई ने एक अनुरोध किया और मामले से संबंधित सभी दस्तावेज मुहैया कराए और माननीय राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह इस तरह की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के बीच भारत को उकसा रहा है चीन, भूटान की सीमा में घुसकर बना रहा है चौकियां। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच चीन एक ऐसे क्षेत्र में सड़कों का नेटवर्क, इमारतें और सैन्य चौकियां बना रहा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय और ऐतिहासिक रूप से भूटान का इलाका समझा जाता है। भूटान घाटी में चीन 2015 से ही इस हरकत को अंजाम दे रहा है। चीन ने 2015 में ऐलान किया था कि वह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के दक्षिण में ग्यालफुक गांव बसा रहा है। हालांकि ग्यालफुक भूटान में है और इसे बसाने के लिए चीनी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अतिक्रमण किया है। भारत और उसके पड़ोसियों को हिमालयी सीमाओं से बाहर करने के लिए चीन लंबे समय से साजिश रच रहा है। नया निर्माण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा तिब्बती सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए प्रमुख अभियान का हिस्सा है। इसका मकसद भूटान सरकार पर दबाव बनाना है ताकि वह यह क्षेत्र चीन को सौंप दे। इससे भारत के साथ किसी तरह का संघर्ष होने पर चीनी सेना को बढ़त मिलेगी। अतीत में चीन ने सीमा पर जिस तरह की भड़काने वाली कार्रवाइयां की है, यह भी उसी तरह का काम है। इतना ही नहीं, यह कदम भूटान के साथ चीन की संधि का खुला उल्लंघन भी है। चीन द्वारा सीमाओं पर कहीं और छोटे छोटे उल्लंघन के बारे में भूटान के दशकों के विरोध को भी नजरअंदाज किया गया है। यह उसी तरह की भड़काने वाली कार्रवाई है जैसे कि चीन दक्षिण चीन सागर में कर रहा है। इससे न सिर्फ इसका अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब होने का खतरा है, बल्कि दुनिया भर में इसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नासा ने चीन को गैर जिम्मेदार बताते हुए लगाई लताड़। इस देश के पास गिरा था बेकाबू रॉकेट का मलबा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रविवार को चीन की आलोचना करते हुए उसे गैर जिम्मेदार बताया है। चीन के रॉकेट का मलबा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद मालदीव के पास हिंद महासागर में गिरा है। नासा ने कहा है कि चीन अंतरिक्ष मलबे को लेकर जिम्मेदार मानकों को पूरा करने में विफल रहा है। एजेंसी ने नियमों को नहीं मानने को लेकर चीनी प्रशासन को लताड़ लगाई है। मामले में पूर्व सीनेटर रहे और नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा है कि स्पष्ट हो चुका है कि चीन अंतरिक्ष मलबे को लेकर जिम्मेदार मानकों को पूरा करने में फेल हुआ है। चीन के मैन्ड स्पेस इंजीनियरिंग ऑफिस के अनुसार चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट ने बीजिंग के समय अनुसार सुबह 10:24 पर पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया था और फिर यह 72.47 डिग्री पूर्वी देशांतर और 2.65 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खुले समुद्री क्षेत्र पर जाकर गिर गया। मामले में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जानकारी दी है कि जैसे ही रॉकेट का मलबा वायुमंडल में आया तभी उसमें आग लग गई। चीन अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन का निर्माण कर रहा है। इस रॉकेट की सहायता से ही उसने स्पेस स्टेशन बनाए जाने के लिए पहला हिस्सा भेजा है। रॉकेट को 29 अप्रैल को दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हैनान में लॉन्च किया गया था। जब से इसका मलबा गिरने की आशंका जताई गई थी, तभी से दुनिया भर के देश इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहां इसका मलबा गिर सकता है, क्योंकि अगर ये किसी आवासीय क्षेत्र में गिरता तो काफी नुकसान पहुंचा सकता था। यही कारण है कि चीन की उसके अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर आलोचना की जाती है। इससे पहले मंगलवार को पेंटागन ने कहा था कि वह चीन के इस रॉकेट के बारे में पता लगाने की कोशिश जो इस सप्ताह वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है। वहीं इस मामले में चौतरफा आलोचना होने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा था कि रॉकेट के मलबे से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि इसके अवशेष जब वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो जल जाएंगे। आने वाले समय में चीन अंतरिक्ष में और भी रॉकेट भेज सकता है। वह अपने स्पेस स्टेशन की परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दे रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें, चीन ने दिया पाक को झटका, अब नहीं देना चाहता ऋण। जी हां दोस्तों, खस्ता हाल पाकिस्तान का उसके रहनुमा चीन ने भी साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान की महत्वाकांक्षी मेन लाइन एक रेलवे परियोजना के लिए $6 अरब करीब 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने से चीन पीछे हट गया है। पाकिस्तान की जर्जर हालात में कर्ज की अदायगी न होने की स्थिति को देखते हुए उसने अपना इरादा बदला।
कोरोना महामारी के बाद चीन ने पाकिस्तान में चल रही कई परियोजनाओं की अब दोबारा समीक्षा करना शुरू कर दिया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चल रही योजनाओं में रेलवे की परियोजना ML1 भी है। इस योजना में चीन ने पाकिस्तान को $6 अरब का ऋण देने की सहमति दी थी। पिछले दिनों इसके प्रस्ताव पर दोनों देशों के बीच समझौता भी हुआ था। पाकिस्तान ने ऋण के लिए सभी औपचारिकता पूरी कर दी थी। यह योजना पूर्व में $9 अरब की थी, जिसे बाद में घटाकर $6.9 अरब का कर दिया गया था। बीजिंग ने इस ऋण को लेकर 30 मार्च को अपने संबंधित विभागों के साथ बैठक की थी, जिसमें पाकिस्तान की खस्ता हालत को देखते हुए माना गया था कि इस ऋण की अदायगी में मुश्किल होगी। पाकिस्तान के अधिकारियों के अनुसार चीन ने इस परियोजना को लेकर अपनी चिंता से अवगत करा दिया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस ऋण की अदायगी के लिए कोई ठोस प्रस्ताव चीन को नहीं दे सका है। ज्ञात हो कि इस परियोजना में पेशावर से कराची तक रेल लाइन बिछाने का कार्य किया जाना था। यह परियोजना पाक के 4 राज्यों से रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लाल ग्रह पर मिले जीवन के संकेत, वैज्ञानिकों को मिले कई चौंकाने वाले बड़े प्रमाण। जी हां दोस्तों, हालिया अध्ययन से ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे यह स्थापित होता है कि मंगल ग्रह पर जीवन मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वैज्ञानिकों को मानना है कि मंगल ग्रह पर अब भूगर्भीय और ज्वालामुखी सक्रिय होते जा रहे हैं। मंगल ग्रह में इस बदलाव के चलते वैज्ञानिक वहां जीवन की उम्मीद कर रहे हैं। मंगल पर जीवन की खोज के कारण पिछले कुछ वर्षों से दुनिया के कई मुल्कों ने वहां अपने अभियान भेज चुके हैं। अमेरिका में तो नासा के अलावा निजी क्षेत्र भी मंगल पर जाने की गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की उम्मीद क्यों? हाल ही में मंगल ग्रह के बारे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। लाल ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधि होने के प्रमाण मिले हैं। इतना ही नहीं उसके अलावा यहाँ सतह के नीचे तरल पानी के होने के प्रमाण भी मिले हैं। मंगल एक बहुत ठंडी जगह है। 2 साल पहले एक शोध पत्र में पाया गया था कि पानी के तरल रहने के लिए सतह के नीचे आंतरिक गर्मी बहुत जरूरी है। आइसलैंड के ग्लेशियर वाले ज्वालामुखी इलाकों में एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया पनपते हैं। एरिजोना यूनिवर्सिटी और प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट के खगोलविद डेविड हॉवर्ड का कहना है कि यह मंगल पर अब तक का खोजा गया सबसे युवा ज्वालामुखी निक्षेप हो सकता है। इस नए अध्ययन में मंगल की सतह पर के ज्वालामुखी लक्षणों का नजदीकी अध्ययन से पता चला है कि इलिशियम प्लैनेटिया पर जमा लावा हाल ही में जमा था और यह समय करीब 50,000 साल पहले का ही है। भूगर्भीय समय के पैमाने पर यह एक बहुत ही कम समय है। इसका मतलब यह है कि मंगल हाल ही एक आवासीय ग्रह था, क्योंकि इस इलाके हिस्से पृथ्वी के आइसलैंड जैसे ग्लेशियर वाले इलाके की ज्वालामुखी घटनाओं वाले इलाकों जैसे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मिनी हेलीकॉप्टर इंग्यूनिटी का मंगल ग्रह की सतह पर उड़ान भरने का ऑडियो और वीडियो जारी किया था। इस मिनी हेलीकॉप्टर ने अपनी 5वीं टेस्ट फ्लाइट को 1 वे ट्रिप के जरिए पूरा किया है। इसने राइट ब्रदर्स फील्ड से 129 मीटर दूर स्थित एक अन्य एयरफील्ड तक उड़ान भरी। इस दौरान इसने 10 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भी भरी और जमीन पर लैंड करने से पहले कुछ तस्वीरों को लिया। फ्लाइट टेस्ट का ये वीडियो ऑडियो इंग्यूनिटी के रोबोटिक पार्टनर परसिवरेंस रोवर ने एक फुटबॉल फील्ड की दूरी से रिकॉर्ड किया है। और वाले इस वीडियो में एक मंगल की हवा की कोमल और गुनगुनाहट भरी आवाज को सुना जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कई राज्यों में बारिश की चेतावनी, पश्चिमी विक्षोभ का असर। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में पिछले 2-3 दिनों हुई हल्की से मध्यम बारिश की तापमान में गिरावट आई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में पिछले 2 दिनों में हुई हल्की बारिश और धूल भरी आंधी से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इन राज्यों के न्यूनतम तापमान में औसतन 4 से 5 डिग्री तक गिरावट हुई है। इसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर के इलाके में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के ऊपर चक्रवाती हवाओं का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 10 से लेकर 13 मई तक गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके अगले दिन गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले 2-3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। इस वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और औसत तापमान में गिरावट होगी। वहीं स्कैमेड वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों तथा ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी अगले 2-3 दिनों तक बारिश की उम्मीद है। IMD के मुताबिक 10 मई तक राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। हालांकि तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इंदौर, जबलपुर और आसपास के जिलों में भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी। करते हैं अगली खबर की तरफ।
हिंद महासागर में भारत की ताकत से घबराया चीन, अब सारा ध्यान अटलांटिक पर किया केंद्रित। जी हां दोस्तों, शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने पिछले एक दशक में हिंद महासागर क्षेत्र पर नियंत्रण पाने की कोशिश की है, चाहे वह ऋण कूटनीति या बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से क्यों ना हो। हालांकि भारत के आक्रामक रवैया ने हिंद महासागर में चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। चीन अब यह बात समझ चुका है कि वह हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति का मुकाबला अटलांटा है। हाल ही में अमेरिकी जनरल टाउनसेंड ने अपने इंटरव्यू में चीन को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं। टाउनसेंड ने कहा है कि चीन अब अटलांटिक महासागर में पांव पसारने की पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिकी जनरल ने कहा कि चीन का खतरा प्रशांत महासागर में तो है ही, पर जल्द ही अब अटलांटिक महासागर में भी चीन का खतरा मंडराने वाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर नौसेना की नजर, सरकार को दिया 6 परमाणु पनडुब्बी तैनात करने का प्लान। जी हां दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चीन की नजरें लगातार टिकी हैं। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन पहले ही इस क्षेत्र के लिए लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब भारत भी यहां अपना दबदबा बनाना चाहता है, लिहाजा समुद्र में चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना ने सरकार को 6 परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों के निर्माण की जरूरतों के बारे में बताया है। इसी साल 4 मार्च को गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भारतीय नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में बताया था। कहा जा रहा है कि परमाणु चलित पनडुब्बियों से भारतीय नौसेना को अपनी स्थिति मजबूत करने में और भी ज्यादा मदद मिलेगी। नौसेना इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में गश्ती कर सकती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।